हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सोवियत प्रणाली का अंत हुआ। आप सभी को पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ आपस में एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे थे और अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए शीत युद्ध हुआ। लेकिन जब सोवियत प्रणाली जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद इनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। आप सभी को पता है कि जो सोवियत संघ है वह 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, यानी अलग अलग कंट्री थी 15। उन लोगों ने मिलकर अपने आप को सोवियत प्रणाली का नाम दिया था और सभी देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। लेकिन ये सोवियत प्रणाली का अंत है वह 1991 में हो गया, यानी 1991 में पूरी तरह से सोवियत संघ खत्म हो गया। उसके खत्म होते के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, क्योंकि इनका शीत युद्ध की समाप्ति इसीलिए हुई क्योंकि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था आपस में लड़ रहे थे। जब सोवियत प्रणाली ही नहीं रही तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही सोवियत प्रणाली का अंत हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई, तो आप देख सकते हो कि पोलैंड से आरंभ होकर जितने भी पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश थे उन्होंने अपनी देश में से समाजवादी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया। वहाँ की धीरे धीरे करके सारी साम्यवादी सरकारें एक एक देशों से हटने लगी। जैसे आप देख सकते हो चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, तो इन सब ने क्या करा, साम्यवादी सरकार को हटाकर अपने देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। साथ ही इन्होंने लोकतंत्रीय चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी गई और इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तर्ज पर ढालना चालू किया। तो आप सभी को पता है कि जो सोवियत प्रणाली है उसको हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते थे। तो इस तरह से ये परिवर्तन हुए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है पूंजीवाद की जीत। तो आप देख ही सकते हो जैसे ही कि दूसरी दुनिया का पतन हुआ, यानी सोवियत संघ खत्म हुआ, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। शीत युद्ध का वह खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन बचा ही नहीं कि सोवियत प्रणाली जीतेगी या पूंजीवादी प्रणाली जीतेगी, क्योंकि सभी कंट्री ने अपने देश से समाजवादी अर्थव्यवस्था को हटाकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। और आप सभी जानते हो कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो इस दौरान बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, यानी जो रक्त रंजित युद्ध में नहीं बदले थे। साथ ही एक देश ने दूसरे देश से ज़्यादा हथियार की होड़ चालू कर दी थी, तो हथियारों की होड़ भी इसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे विश्व दो गुटों में विभाजित होता जा रहा था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से समाजवादी व्यवस्था खत्म हुई तो अब देखा जाने लगा कि पूरे देश को लोकतंत्र प्रणाली की तर्ज पर बांटा जा सकता है, यानी अब जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन की तर्ज अपनाई गई और इन्हें लगने लगा कि अब उसी के हिसाब से देश का निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं हम शक्ति संतुलन में दबाव, जो बदलाव आए हैं वो क्या क्या थे। तो आप सभी को पता है कि ये अब शक्ति संतुलन की क्या बात हो रही थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा और इसके अंदर नए नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देश उभर कर आएंगे और अपनी अपनी शक्ति को अर्जित करेंगे। तो इस तरह से ये माना गया कि बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खत्म हुई तो अमेरिका महाशक्ति बनकर बैठ गया। तो अमेरिका उस टाइम या अभी भी कह लो कि इस टाइम भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था प्रभुत्वशाली है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो अमेरिका है उसने काफ़ी युद्ध लड़े, यानी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए 1991 के बाद। जैसे हम देख सकते हैं कि इराक ईरान संकट देखा हमने, खाड़ी युद्ध देखा और उसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम देखा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ऐसे युद्ध थे जिसमें अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी और अपनी मर्जी से वो युद्ध लड़े गए। तो आप सभी को पता है कि नए देशों का उदय हुआ। तो सोवियत
संघ है जो उसका अंत का ही अर्थ था कि जितने भी नए देश हैं उनका उदय। तो सोवियत संघ के स्थान पर रूस आ गया, यानी जितनी पावर थी जो सोवियत संघ को मिली हुई थी अब वह रूस को दे दी गई, और इसके साथ साथ ही अलग और 14 कंट्रीज बन गई। इसी तरह से जो चेकोस्लाविया था वो 2 भागों में बढ़ गया, चेक और स्लोवाक। तो यूगोस्लाविया भी अब तक 6 भागों में बढ़ चुका था। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है, और इस तरह से इन्होंने पूर्वी यूरोप के देश थे वो बाद में यूरोपीय संघ से जुड़ गए, और जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है उनका हिस्सा भी बनना चाहते थे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इन सभी देशों ने अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध बनाए और अपना देशों के विकास के लिए काम करने की कोशिश की। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि जो सोवियत संघ है उसका विघटन क्यों हुआ था। जो मेन रीज़न है कि सोवियत संघ है उसका अंत क्यों हुआ था, ये तो हमने पढ़ा कि सोवियत प्रणाली का अंत हो गया, तो इससे क्या क्या चीज़ें उभर कर आई। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो सोवियत संघ है आखिर में ऐसा क्या करा कि उसका अंत हमें देखने के लिए मिला। अच्छा देखो, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जो उनकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो कमज़ोर थी। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो सकता है, क्योंकि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि लोग जिस चीज़ की मांग कर रहे थे, जनता की जो आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। सेकंड पॉइंट डाल सकते हो कि अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होना। तो आप देखोगे कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से गतिरुद्ध हो गई थी। काफ़ी सालों से उनका कोई विकास नहीं हो रहा था। इवन जो उपभोक्ता वस्तुएं उनकी भी बड़ी कमी हो गई थी। और तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो कि इन्होंने परमाणु हथियारों पर खर्च करना, यानी अपना अधिक पैसा परमाणु हथियारों पर खर्च करना। तो इसी टाइम पीरियड में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह से परमाणु हथियारों की होड़ हो रही थी। तो उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो परमाणु हथियारों की होड़ पर लगाना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से भी उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। अब इससे क्या हो रहा था कि वो सैनिक साजो सामान पे लगा रहे थे। अब क्या हो रहा था कि जो पूर्वी यूरोप के देश जो उनके साथ शामिल हुए थे तो उनके विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बन रहा था। सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। और हम फोर्थ पॉइंट डाल सकते हैं कि पश्चिमी मुल्क ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे। अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका जैसे देशों की, तो उनके कंपैरिजन जो सोवियत संघ की बनने वाला सामान था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उनको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता था, तो वहाँ की जनता खुश रहती थी। तो जब साम्यवादी देशों को या सोवियत संघ के जितने राष्ट्र उनकी जनता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक तरह से विद्रोह करना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि जो हमारा देश है वो ठीक नहीं है, जो हमारे देश ने अर्थव्यवस्था अपनाई है वो ठीक नहीं है, तो हमें भी पश्चिमी मुल्कों की तरह आगे बढ़ना चाहिए। अब आता है एक प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे का कमज़ोर होना। आप सभी को पता है जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने 70 सालों तक उन पर शासन करा, जिससे वहाँ पर भ्रष्टाचार पैदा हो गया और गतिरुद्ध प्रशासन था, भारी भ्रष्टाचार था और गलतियों को सुधारने की व्यवस्था में अक्षमता। तो इस तरह से जब वो जनता की सुन ही नहीं रहे थे, उनके विकास पे ध्यान दे नहीं रहे थे, तो जनता धीरे धीरे करके जो गणराज्य उनसे जुड़े थे तो उनमें आपस में विवाद होने लगा। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट। और लास्ट पॉइंट आप डालोगे मिखाइल गोर्बाचेव। आप सभी को पता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है ये एक तरह से सुधारवादी नेता के तौर पर सोवियत संघ में आए। अब क्या था, इन्होंने कहा मिखाइल गोर्बाचेव ने कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, पश्चिम की बराबरी पे लाने की कोशिश करेंगे। तो वो ठीक ठीक निपटारा तो कर रहे थे, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वो इनके खिलाफ हो गए। और जनता को क्या था कि स्वतंत्रता का स्वाद तब तक मिल चुका था। इसी वजह से जो गोर्बाचेव थे वो अपनी नीतियों में परिवर्तन ला रहे थे,
तो वो तेज़ी से नहीं ला पाए, इसीलिए जनता भी आक्रोश से भर गई। तो ये भी इसका रीज़न रहा। तो हम देख सकते हैं इस तरह से आप 6 पॉइंट बनाकर पहले तो आप सोवियत संघ का अंत डाल दो, फिर उसके बाद डाल दो कि सोवियत व्यवस्था के विघटन के क्या कारण थे, या पहले सोवियत व्यवस्था के विघटन के कारण लिख सकते हो, कितने पार्ट में डिवाइडेड हुआ। आप 6 पॉइंट लिखो। आफ्टर देन आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि कैसे कैसे पूंजीवाद की जीत हुई, शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ और नए नए देशों का उदय हुआ। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।